Hi, this is Komal Chaudhary. Very good morning to all and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। और आज का हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का। एज यूजुअल जैसे कि हम हमेशा अपने सेशन को ओपन करते हैं कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज आने वाले 30 मिनट्स में हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, दूसरा हम कवर करते हैं अपने सेक्शन में करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट और साथ ही साथ हम करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस सो दैट कि आप हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर ना रहें। ठीक, इसलिए हमारा जो टैगलाइन रहता है वो रहता है डेली करंट अफेयर्स विद कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग्स। सो उसी के तरह हम अपनी न्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। उससे पहले जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं GS 365@u। ये हमारा चैनल है जहां आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। यहां आपको डेली बेसिस पर मिलता है PDF जो भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं, चाहे वो किसी भी ही टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हेडिंग्स के साथ। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा है कि झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये न्यूज रहने वाला है, इसे देखेंगे हम। सेकेंड न्यूज है L&T 25 साल के समझौते के तहत IOCL के साथ पानीपत रिफाइनरी का भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे देखेंगे हम, क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, हम सब चीज यहाँ कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो ने नासा के साथ एक क्या किया, संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा निसार। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखेंगे राजेंद्र चोल के पौराणिक समुद्री अभियान को 1000 साल पूरे हुए हैं, तो यह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इससे संबंधित एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो यह अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। अभी लोकसभा में पेश किया गया है, जब ये फाइनल बिल बन जाएगा तो हम दोबारा से इसे कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम कवर करेंगे कि लोकसभा में जो विधेयक पेश हुआ है उसमें क्या क्या क्लॉज हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसे हम जानेंगे क्या क्या उसमें क्लॉज हैं और कुछ उससे संबंधित अगर ऐतिहासिक पॉइंट है तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है चिकनगुनिया एक अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे चिकनगुनिया कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। फिर एक रिपोर्ट देखेंगे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, कौन लॉन्च करता है, किस बेस पर बनती है और इससे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या हमें पता चलता है। सब चीज़ हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह पहला राज्य बना है। ठीक है साहब, तो पहला राज्य बना है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेट है, आप ये याद रखेंगे। झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो यहां से क्या पता चला कि झारखंड के जो CM है वो कौन है, हेमंत सोरेन। क्लियर पॉइंट। जो यह शुरू बना है खनन पर्यटन शुरू करने का जो आइडिया है उन्हें कहां से मिला, तो उन्होंने अभी वर्सिलोना में यात्रा की थी, जहां पे उन्होंने गावा म्यूजियम ऑफ साइंस, कौन सा गावा, एक मिनट, गावा म्यूजियम ऑफ साइंस को विजिट किया। ठीक है, क्या विजिट किया, गावा म्यूजियम ऑफ साइंस, कहां पे, वर्सिलोना में। कहां पे साहब, वर्सिलोना में इन्होंने विजिट किया, जहां से इन्होंने
एक म्यूजियम बनाने का प्रेरणा ली। ठीक है, आप सभी को पता है कि झारखंड जो हमारी संपदा है, खनिज संपदा, उसका 40% शेयर रखता है। ठीक है, जो हमारी खनिज संपत्ति है, खनिज संसाधन है, उसका 40% शेयर कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, क्लियर। तो झारखंड, अभी क्या हुआ है कि झारखंड ने CCL, किसके साथ? CCL, झारखंड सरकार ने CCL के साथ एक समझौता किया है। CCL के साथ समझौता किया है ताकि जो छात्र हैं, वहाँ के छात्र हैं, पर्यटक हैं, या फिर हम ये कह लो कि जो लोकल पीपल है, आम जनता कह लो, उनके लिए शैक्षणिक और अनुभव संबंधित खनिज स्थल जो होते हैं उससे संबंधित शैक्षणिक रूप से और अनुभव उन चीज़ों को खोला जा सके। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, हेमंत सोरेन ने एक यात्रा की बार्सिलोना की, जहां उन्होंने विजिट किया गावा म्यूजियम ऑफ साइंस, और वहां से आने के बाद इन्होंने झारखंड को एक खनन पर्यटन शुरू करने का वाला राज्य बनाया। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने CCL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, MOU साइन किया, जहां पर इन्होंने पर्यटक, छात्रों और झारखंड की आम जनता के लिए क्या किया? एक शैक्षणिक और जो अनुभव है उसको साझा करने के लिए क्या किया? ओपन किया, ताकि उन लोगों को शैक्षणिक और अनुभव जो रियल बेस होते हैं, रियलिज्म, वास्तविक अनुभव, वो समझ सकें लोग। ऐसा उन्होंने क्या है, एक सेटअप बनाया जिसको हम बोल रहे हैं एज ए म्यूजियम, भी आप समझ सकते हैं। ठीक है साहब, म्यूजियम की तरह भी उसे समझ सकते हैं। तो ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ मेरा ये है कि एक वर्ड निकल के आया CCL। CCL क्या है बेसिकली? तो CCL है जो हमारा एक उद्यम है, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। क्या है? CIL। तो CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है ये, यानी कि एक उसका क्या है, ब्रांच समझ लो। ठीक है, CCL क्या करता है? CCL जो कोयला खदान होती हैं उन सभी का प्रबंध करता है। अगर मैं बात करूँ CCL को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि CCL का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है CCL का, वह भी कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है, और झारखंड में रांची में ये है। ठीक है, 1956 में स्थापित हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये हमारा कोल इंडिया को पूरे को मैनेज करता है, पूरे कोल सिस्टम को मैनेज करता है, पूरे खदानों को ये मैनेज करता है, उसके प्रबंधन का पूरा काम कोल इंडिया लिमिटेड देखता है। ठीक है, इनिशियली इसको एक निगम के रूप में स्थापित किया गया था 1956 में, बट अब ये पूर्णतः क्या है? एक उपक्रम है। ठीक, तो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है CCL, जिसके साथ झारखंड सरकार ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, क्यों साइन किया है? ताकि झारखंड को खदान पर्यटन के रूप में, खनन पर्यटन के रूप में विकसित कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे वो शैक्षणिक और रियल बेस अनुभव दोनों को, जो खनन से संबंधित शिक्षा और खनन से संबंधित जो अनुभव होते हैं, दोनों को अपने पर्यटकों के लिए, ठीक है साहब, पर्यटकों के लिए, छात्रों के लिए और आम जनता के लिए ओपन करेंगे। यानी कि ओवरऑल क्या बढ़ेगा? पर्यटन को बढ़ावा देना है। एज ए म्यूजियम यहाँ पे इन्हें ओपन करना चाहते हैं, किया है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बात करूं CIL को और जानेंगे आप, तो CIL बेटा एक मिनी रत्न कंपनी। अब मैं इनमें नहीं जाऊंगा कि मिनी रत्न क्या होता है ना, कभी कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक्स का, देन हम डिस्कस करेंगे मिनी रत्न क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनी रत्न कंपनी है, और ये स्टेटस इन्हें 2007 में मिला था मिनी रत्न कंपनी का। ये भी आप याद रख सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, बट आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि L&T 25 साल के समझौते के तहत IOCL, किसके साथ? IOCL के साथ पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। तो यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने वाला है, पहला बात। ठीक है, तो सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, तो जो L&T है वो लॉर्सन एंड टूब्रो की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। तो आपको पता चल गया L&T क्या है? L&T लॉर्सन एंड टूब्रो की एक सहायक कंपनी है, और ये हरियाणा में IOCL के साथ, किसके साथ? IOCL के साथ, IOCL के साथ पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर पॉइंट? जो यह प्रोजेक्ट है बेसिकली यह है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। किस पर बेस्ड है बेटा? यह बेस्ड है राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन पर बेस है। और इससे एक चीज को बढ़ावा मिलेगा, क्या? दूसरा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह संयंत्र पूरी तरह नवीनकरण ऊर्जा संचालित होगा। दूसरा, इसमें जो L&T है, इलेक्ट्रोलाइटर्स लिमिटेड की हजीरा सुविधा से यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। ठीक है, आत्मनिर्भर कैसे है? क्योंकि यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर हैं वह स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए हैं, इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसको भी बढ़ावा देता है, उसको समर्थन करता है, उसको सपोर्ट करता है। और दूसरा, यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भी आता है। और क्योंकि यह पूरा, क्यों ऐसा? इसमें नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित, इसलिए कैसा ये हो गया? क्या हो गया? ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन के अंतर्गत हो गया। आत्मनिर्भर इलेक्ट्रोलाइजर, जो इलेक्ट्रोलाइजर हैं वह मेड इन इंडिया है। कैसे हैं? मेड इन इंडिया, इसलिए यह दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। तो भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। उससे बड़ी योग्यता यह है कि यह आत्मनिर्भर है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर है वह स्वदेशी है। दूसरा, यह राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है साहब? तो 3 चीजें यहाँ पे हमें अचीवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण के रूप उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि 23 जुलाई को पहली बार रेडियो प्रसारण बनाया गया था, इसलिए इस उपलक्ष्य में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऐसा कब से कर रहे हैं? तो 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने IBC के बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। यानी पहली बार जो प्रसारण हुआ था वह 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। अब जो IBC है इसे बदलकर क्या कर दिया गया है? आप सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, क्या बना दिया गया है? AIR बना दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो। कब बनाया गया था बेटा? 1936 में से बनाया गया था। ऑल इंडिया रेडियो बना दिया 1936 में। ठीक है, तो जो आज की डेट में आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं वह एक पुरानी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसने 23 जुलाई 1927 को पहली बार बॉम्बे स्टेशन से अपनी ब्रॉडकास्टिंग की थी, जिसके उपलक्ष्य में हम 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमने 1936 में उसका नाम चेंज किया था और नाम बदल के कर दिया है ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम बोलते हैं AIR। तो क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है साहब, क्लियर है न्यूज? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि इसरो नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह निसार का प्रक्षेपण करेगा। 31 जुलाई 2025 को इसरो नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित निसार पृथ्वी के अवलोकन का प्रक्षेपण करेगा। यानी कि पृथ्वी के अवलोकन के लिए, मतलब पृथ्वी के स्कैन के लिए, देखने के लिए एक मिशन, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसरो और नासा के साथ मिलकर। ठीक है साहब, किसके द्वारा लॉन्च करेंगे? GSLV F-16 के द्वारा, जो हैवी लिफ्ट रॉकेट व्हीकल है, इसके द्वारा 743 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि बेटा GSLV के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। 31 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है साहब, और इसरो
प्लस नासा के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा, के द्वारा दोनों द्वारा मिलकर इसे प्रक्षेपण किया जाएगा। निसार क्या करता है? निसार उपग्रह हर 12 दिन में पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को स्कैन करेगा और हाई रेजोल्यूशन में क्या करेगा? पिक्चर्स और डेटा वहां से सेंड करेगा। यानी कि निसार का काम क्या रहेगा बेटा? ये 12 डेज में, कितने में? 12 डेज में क्या करेगा? पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को स्कैन करेगा, पूरे विश्व को स्कैन कर लेगा ये, और वहां से हाई रेजोल्यूशन में क्या करेगा? डाटा, ठीक है, भेजेगा। मौसम का हो गया, दिन और रात का डेटा वहां से हमें प्रोवाइड कराएगा। आई होप आपको बहुत ही सिंपल चीजों में पता चला। क्लियर है सब बेटा? चलो, क्लियर तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है राजेंद्र चोल के पौराणिक समुद्री अभियान को लेकर 1000 वर्ष पूरे हुए हैं और उससे संबंधित उत्सव मनाया गया है। तो उत्सव किसके द्वारा मनाया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आदि तिरुवथरई महोत्सव मना रहे हैं। तो कौन सा महोत्सव मनाया? आदि तिरुवथरई। ठीक है, आप इस महोत्सव का नाम याद रखेंगे बिकॉज यह 1000 साल हो चुके हैं इस इवेंट को, और 1000 साल हो गए हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई रिक्वेस्ट कि आप इसे याद रखेंगे। नाम आपको याद रखेंगे, कौन सा त्योहार मनाया गया था, कौन सा उत्सव मनाया गया था, नाम एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा कोष मंत्रालय द्वारा मनाया गया, सीधे नाम आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह महोत्सव तमिल शैव भक्ति परंपराओं, विशेष रूप से चोल वंश द्वारा समर्थित 63 नैनमार संत कवियों का भी सम्मान करता है। इसमें क्या हो रहा है? जो तमिल शैव भक्त परंपरा है, विशेष रूप से चोल वंश द्वारा समर्थित 63 नैनमार संत, इनका सम्मान किया जा रहा है इस उत्सव में। ठीक है, जो दिखाता है कि चोल साम्राज्य का विस्तार कितना था, इसका प्रभाव क्या था, ठीक है, इसकी छवि क्या थी, इन सब चीजों को इस महोत्सव में हमें देखने को मिलेगा। अब पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैप की दृष्टि से कि भाई मैप में क्या है ऐसा। तो बेटा हमारा ये था चोल साम्राज्य पूरा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे समझ लीजिए। तो ये पूरा हमारा भारत महान, और यहां से लेकर ये था चोल साम्राज्य। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा, और ये था इनका पूरा रूट। तो आप देखेंगे दक्षिण और ये एरिया, ये पिंक पिंक वाला, ठीक है, राइट। इसी की याद में दक्षिण पूर्व एशिया का जो समुद्री अभियान था वो आप देख पा रहे होंगे मैप से भी, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उस अभियान को, इस अभियान को 1000 साल हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में एक हम महोत्सव मना रहे हैं, आदि तिरुवथरई। ठीक है साहब, क्लियर? हटा दूं मैप, देख लीजिए और रन। चलो, तो ये भारत का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, ये सब आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट यार, ये तो एक मिनट को कुछ और भी दिखाना था, हो गया पूरा, रेड में है नहीं, लगाया नहीं। तो अगर हम बात करें, आप थोड़ा समझिए, ये हम जो अभियान की बात कर रहे हैं ये थे राजेंद्र चोल के अभियान। किनके थे? राजेंद्र चोल के अभियान की बात हम कर रहे थे। तो मुझे बताइए राजेंद्र चोल का शासनकाल कितना था? तो उनका शासनकाल था 1014 से 1044 ईस्वी। ठीक है, कितना था? 1014 से 1024 ईस्वी इनका शासनकाल था। ठीक है, यह इनके फादर का नाम था राजाराज प्रथम। कौन? राजाराज प्रथम। यह राजराज फर्स्ट के पुत्र थे, और यह 1985 में शासक बने थे। कौन? राजराज प्रथम। तो यह बने थे 1985 में शासक। ठीक है, लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे हैं राजेंद्र चोल के बारे में, जिन्होंने अभियान किया था दक्षिण पूर्वी एशिया का। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गंगा की घाटी पर विजय प्राप्त की थी, और एक टाइटल होता है गंगई कोंडा। गंगई कोंडा। तो हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रथम की, राजेंद्र फर्स्ट की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र फर्स्ट की। इन्होंने गंगई कोंडा, गंगई कोंडा का टाइटल लिया था। गंगई कोंडा का मीन्स होता है गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था 1014 से लेकर के 1024 ईस्वी तक, और इन्होंने गंगई कोंडा का टाइटल होल्ड किया था, जो कि
जिसका अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंडा एक राजधानी बनाई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में, एक मिनट, राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आ रही। विजय के उपलक्ष्य में एक कैपिटल बनाया था, गंगईकोंडा कैपिटल। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे कैपिटल है, मैंने कैपिटल लिखा है ये, और यहाँ पे ये विजय की बात हो रही है, गंगईकोंडम, गंगा नदी को जीतने वाला। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इन्होंने इसी तरीके से जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं उसको भी विजय प्राप्त की थी। एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, तो इन्होंने अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार समूह की राजधानी का नाम बना चेंज करके विजयपुरम रखा था, जो कि इसी विजय से प्रेरित था। विजय मतलब गंगईकोंडम, यानी गंगा नदी को जीतना एक बहुत ही बड़ी उपाधि मानी जाती थी उस समय पे। ठीक है, और बस इतना ही था। इस समय पे आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी एक समुद्र शक्ति थी चोल साम्राज्य, जब हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया समुद्र में। तो अपने समय पर यह एक बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में थे। अगर हम बात करें चोल साम्राज्य को थोड़ा जानें कि चोल साम्राज्य क्या था, तो चोल साम्राज्य बहुत ही छोटा एक पल्लव साम्राज्य था। उसके अधीन एक सरदार हुआ करते थे, उरैयूर। कौन थे बेटा? उरैयूर एक सरदार हुआ करते थे, जहां से यह साम्राज्य स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर। और जो साम्राज्य स्टार्ट हुआ था वो थे विजयालय चोल। कौन थे? विजयालय चोल, जिनके अधीन इस साम्राज्य को स्टार्ट किया गया। अगर मैं बात करूं इस साम्राज्य को, थोड़ी व्यवस्था को समझें कि कर सिस्टम क्या था, तो एक प्रमुख कर से दो कर यह प्रमुख रूप से लेते थे। ठीक है, एक था बेटी, ध्यान रखना, बेटी कर से बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए लिख रहा हूं। बेटी कर था, ये बेगार कर था। ठीक है बेटा, बेटी कर था। एक दूसरा कर था कदमई। ठीक है, दूसरा कर था बेटा कदमई। तो फर्स्ट कर यह था, दूसरा था कदमई। मैं बात कर रहा हूं चोला साम्राज्य के कर सिस्टम की। यह भू राजस्व था। ठीक है, यह भू राजस्व था, और यह था हमारा बेगार। दो प्रकार के कर यहां पे चलते थे। ठीक है, क्लियर। और बहुत सारी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम चोल साम्राज्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमने बात कर ली चोल साम्राज्य, राजेंद्र हम प्रथम की हमने बात की, क्योंकि भाई एक बड़ी शक्ति के समय, उनके समय चोल साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में निकल के आया, समुद्र शक्ति के रूप में। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा जाना राजेंद्र प्रथम के बारे में। ठीक है, उनके कार्यकाल के बारे में जाना, राइट। फिर थोड़ा सा हमने जाना चोल साम्राज्य के बारे में कि उनकी स्थापना किसने की थी और वह किसके अधीन, का क्या बैकग्राउंड था, राइट। दूसरा हमने थोड़ी कर की बात भी कर ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। उस पुराने समय की मैं बात करूँ, इतिहास में बात करूँ, तो कर राजस्व एक प्रमुख आय का स्रोत था राजाओं का, तो मुझे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए यहाँ पे हमने बात की। थोड़ा और समझेंगे तो इन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर बहुत फेमस है इनके, चोल साम्राज्य के द्वारा स्थापित मंदिर बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूँ, आप सभी को पता होगा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, बृहदेश्वर। ठीक है, ये वो मंदिर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें यूनेस्को की साइट में रखा हुआ है। ठीक है, सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। एक तो गंगईकोंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है इनके लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा उस समय पे गंगा को जीतना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कठिन टास्क हुआ करता था, तो इसलिए उन्होंने गंगा को जीत लिया। तो उन्होंने गंगा को जीतने के लिए उसको राजधानी बनाया। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में उनका नाम गंगईकोंडा रखा अपना, राइट। और गंगईकोंडा कैपिटल बना दी, और गंगईकोंडा के नाम से एक मंदिर भी डेवलप किया। ठीक है, ठीक। और गंगईकोंडा चोलपुरम एक पूरा नाम है, गंगईकोंडा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर, ये तीनों ही मंदिर, तीनों ही टेम्पल क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। तो आप इन्हें वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा नटराज की मूर्तियां, नटराज सुना है, नटराज की मूर्तियां बेटा वो भी चोल साम्राज्य की ही देन है। ठीक है, कभी आपने सुना होगा ना, सुधांशु त्रिवेदी क्या है उनका नाम, बीजेपी प्रवक्ता, वो इसी का हवाला देते हैं चोल साम्राज्य का। अब वो इसी नटराज मंदिर की बात करते हैं, नटराज मूर्ति की। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, अगर न्यूज देखते तो आपको ये नया नहीं लगेगा, है ना। चलो
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक में क्या है? पहला तो क्या है कि विधेयक में खेल निकायों के प्रशासन में सुधार और खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल महासंघों से जुड़े विवादों और मुकदमों को कम करने के लिए एक व्यापक कानून लाने का प्रावधान किया गया है। और इस कानून में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? ये वो संस्थाएं हैं जिनको डेवलप किया जाएगा, जिनको स्थापित किया जाएगा, यानी कि अपने अपने मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए राष्ट्रीय खेल निकाय स्थापित किए जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापित की जाएगी, ओलंपिक खेलों के लिए एक शासी निकाय होता है, ये तो है ही। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन किया जाएगा। अन्य निकाय राष्ट्रीय खेल महासंघ स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल किया जाएगा स्थापित, जो क्या करता है? यह एनसीबी की कार्यकारी और एथलीट समितियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की देखरेख करेगा। यानी कि ये संस्थाएं, इतनी संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान इस बिल में है। ठीक है, अभी तो बड़ी चीज है, अभी स्थापित नहीं हुई है, बिल है, पेंडिंग है ये बिल। ठीक है, क्लियर पॉइंट, बताया नहीं कुछ और। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एक अभी जो संस्थान है, जैसे कि एक संस्थान है राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इसमें सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगर मैं बात करूं, और दो सदस्य जो होंगे, 3 सदस्य होते हैं खेल न्याय प्राधिकरण में, इसमें दो सदस्य होंगे वो खेल और प्रशासन से संबंधित विशेष विशेषज्ञता रखने वाले होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका कार्य क्या होता है, क्या करेंगे ये? तो बेटा इनका जो कार्य रहेगा, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की मैं बात कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं (1+2) अध्यक्ष सदस्य। तो भाई अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट का चीफ जज, KUTGE। ठीक है, और ये होगा खेल प्रशासन से संबंधित विशेषज्ञ कोई होगा। ठीक है साहब, इनका मुख्य कार्य क्या रहेगा? मुख्य कार्य रहेगा विवादों को सुलझाना, खेल संबंधित विवादों को सुलझाना। खेल संबंधी विवादों को सुलझाना क्या कार्य रहेगा मुख्य? कि खेल संबंधी कोई भी विवाद है उसे सुलझाना। ठीक है, क्लियर पॉइंट, यहां तक क्लियर है। और भी कार्य हो सकते हैं, जैसे कि महिला और जो नाबालिग एथलीट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, या हम बात करें कि जो गाइडलाइंस होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनके अनुरूप क्या रहे, आचार संहिता हो उसको तैयार करना, वो इसके कार्य रहेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा ये नीचे वाले पॉइंट याद रहे न रहे, लेकिन आप ये याद रखेंगे, खेल संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो, इसके लिए एक राष्ट्रीय खेल न्याय प्राधिकरण है। प्राधिकार नहीं, प्राधिकरण, प्राधिकरण, एक मिनट में से करेक्ट कर देता हूं, प्राधिकरण है ये, प्राधिकार नहीं है, ट्राइब्यूनल है। ठीक है साहब, क्लियर है। आप ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अभी कुछ टाइम पहले ही, रिसेंट की बात है, ज़्यादा हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पे धरना दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों के साथ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर सामने नहीं आई। ठीक, वो विवाद बना रहा, धरने दिए गए, खिलाड़ियों को जेल भेजा गया, छोड़ा गया, उठाया गया, मारपीट हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। मैं ये नहीं कह रहा किस तरफ से गलत हो, किस तरफ से सही हुआ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा वो चीज़ें हाईलाइट थी। आज उसी से संबंधित एक चीज़ आई है निकल के, एक नियम निकल के आया है, तो वह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसे छोड़ नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो, तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करूँ मैं राष्ट्रीय खेल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, बताना जरा, कोई मुझे बताएगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में, बताइए। तो बेटा राष्ट्रीय खेल बोर्ड क्या है बताइए, जल्दी से बता दीजिए, किसको आ रहा है?
मैं वेट कर रहा हूँ 1 सेकंड का। तो इसी में भी लिख देता हूँ राष्ट्रीय खेल बोर्ड। बेटा अध्यक्ष हो या, एक मिनट राइटिंग बड़ी खराब, अध्यक्ष प्लस सदस्य, नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। इसके द्वारा, सरकार के द्वारा होगी। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जो आप याद रखेंगे कि अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी सदस्य हैं वह लोक प्रशासन या फिर खेल प्रशासन या फिर खेल संबंधित कोई कानून संबंधी उनके पास विशेषज्ञता हो। ठीक है। उद्देश्य क्या है, कार्य क्या रहेगा इसका? भाई राष्ट्रीय खेल बोर्ड है ये, ठीक, तो इसका कार्य रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो खेल निकाय हैं उन सब के लिए एक रजिस्टर बनाए, यानी कि उनका डाटा मेंटेन करे। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल निकायों का डाटा मेंटेन करेगा, राष्ट्रीय खेल निकायों का डाटा मेंटेन करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। राष्ट्रीय खेल निकायों का डाटा मेंटेन कुछ करवाएगी। ठीक है। मेंटेन करना यानी कि जो राष्ट्रीय खेल निकाय है उनसे संबंधित उनका रजिस्टर तैयार करना प्रॉपर। दूसरा कि उनके लिए कोई अगर तदर्थ यानी कि इमरजेंसी लेवल पर कोई निकाय बनाना है, गठन करना है निकाय का, तो वह काम कौन करेगा? वह काम भी राष्ट्रीय खेल बोर्ड करेगा। दूसरा, राष्ट्रीय खेल से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश देने हैं तो कौन देगा? तो वो ये काम ही करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेल हों या राष्ट्रीय स्तर के खेल हों, इन सबों के खेल के लिए अगर जो हमारे एथलीट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सहयोग कौन करेगा? यह सहयोग भी राष्ट्रीय खेल बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर? दूसरा पॉइंट समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं, कोई भी गाइडलाइन है, उनका बेस्ट लेवल की जो हमारे अनुपालन होना चाहिए उसको कौन सुनिश्चित करेगा? राष्ट्रीय खेल बोर्ड। तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के आप कार्य समझिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि जो खेल निकाय है उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना, एक डाटा मेंटेन करना। इमरजेंसी लेवल पर अगर कोई इमरजेंसी निकाय बनाना पड़े तो कौन बनाएगा? राष्ट्रीय खेल निकाय बनाएगा। निकायों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। एथलीट्स के डेवलपमेंट और उनके कल्याण के लिए कोई भी अगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है या फिर राष्ट्रीय स्तर है, दोनों ही स्तर के खेलों में कौन करेगा? सहयोग करेगा। सहयोग करेगा बेटा राष्ट्रीय खेल बोर्ड। ठीक है, क्लियर पॉइंट, चीज आपको पता चली। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज है मेरा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। इस फैसले में क्या हुआ कि जलवायु कार्यवाही के प्रति वैश्विक जिम्मेदारी, विशेष रूप से कमजोर छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा के मामले का नेतृत्व प्रशांत द्वीपीय देश बानुअतु ने किया है। बानुअतु ने किया और 130,000 देशों ने इसे सपोर्ट किया है, इसका समर्थन किया है। यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर याचिका गई, वानुअतु इसका क्या था? नेतृत्व करता था। 130 से अधिक देशों ने इसको समर्थन दिया है। राइट, इनका जो कंसर्न था वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर था। तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया किससे संबंधित? इस याचिका से संबंधित। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उसने किसका सहारा लिया है? किसका सहारा लिया कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक सलाहकारी, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह एक सलाहकारी राय जारी करे, इसका अनुरोध उसमें किया गया था 2023 के संयुक्त महासभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव में। और उनसे संबंधित सलाह किसे समझ चाहिए था? टॉपिक क्या था कि सलाह किसे दे? सलाह दे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह सलाह दे। ठीक है, और इस जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को अगर कोई पूरा ना करे तो वह कानूनी परिणाम दे, ऐसे प्रस्ताव था। इन दोनों टॉपिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सलाह देने का अनुरोध किया गया था 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा।
ठीक है, अब आप देखिए, पहले हम बात करेंगे आगे कि क्या क्या प्रोविजंस थे ऐतिहासिक फैसले के। उससे पहले आप देखिए मैप को, जहां आपको दिखेगा, एक मिनट, जहां आपको दिखेगा क्या, वानुअतु, तो बेटा ये है ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप देश हैं जिन्हें आप नॉर्मल गूगल पर नहीं देख सकते। जब तक आप इन्हें सर्च नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें नहीं देख पाएंगे। आप एटलस पर भी नहीं देख सकते हैं, गूगल पर भी नहीं देख सकते, इस पर सर्च नहीं करेंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके पास लाया हूं ये मैप। तो बेटा ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ही ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया के ऊपर है वानुतनु, वानुतनु, और इसकी राजधानी है पोर्ट विला। क्या है राजधानी, कैपिटल क्या है, पोर्ट विला। ठीक है, तो बेटा आप याद रखेंगे पोर्ट विला को, कैपिटल पोर्ट विला है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये द्वीप देश है बेटा, और ये आपकी नॉर्मल एटलस में नहीं दिखते हैं, और ये सीधी सीधी नज़रों में नहीं आते हैं, नज़रों से बच जाते हैं, न्यूज़ में रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल है वानुअतु, और सॉरी देश है वानुअतु, और कैपिटल है पोर्ट विला। ठीक है, और ये कहाँ पड़ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर पड़ेगा, न्यू कैलेडोनिया के ऊपर और सोलोमन आइलैंड्स के नीचे। तो इसके आसपास अगर बात करूँ, सोलोमन आइलैंड्स है, ठीक है, वेलीज एंड फ्यूटुनुआ फ्रांस का क्या है, फिजी है, फिजी द्वीप है, और न्यू कैलेडोनिया द्वीप है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, यानी कि प्रशांत महासागर में यह पड़ता है। ठीक है, क्लियर। इधर आप देख लीजिए वर्ल्ड मैप पे, तो वर्ल्ड मैप पे ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये आपको दिखेगा कहीं इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये है आपका वो ये द्वीप न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, और यहाँ पे ये है हमारा वानुअतु। ये वर्ल्ड मैप है, और ये है हमारा प्यारा भारत महान, जहां से आप डायरेक्शन लगाओगे इस देश की। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी न्यूज के ऊपर। मैप ने आपने देख लिया है कि यह देश कहां पड़ता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। हाँ, आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता है स्वस्थ और सतत पर्यावरण, मानव अधिकार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत पर्यावरण मानव अधिकार का, सॉरी ये मानव अधिकार हैं, और राज्य मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संधियों से बंधे हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मानना है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत पर्यावरण मानव अधिकार हैं, और मानव अधिकारों से संबंधित सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए देश संधियों से बंधे हैं, और उन्हें इनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि उत्सर्जन सीमित करने के लिए राज्यों का दायित्व है कि वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें, और उससे नुकसान, जो होने वाला नुकसान है उसे रोकें, क्योंकि जो वैश्विक तापमान है उसे पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखें, जो कि हमारे पेरिस समझौते का लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है, पेरिस समझौता आपको याद है सबको, जिसका टारगेट था कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको प्री इंडस्ट्रियल एरा के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम रोक देंगे, कि इतना ही गुना ये बढ़े, इतना ही गुना ये बढ़े, इसको रोकना हमारा लक्ष्य है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, ये हमारा लक्ष्य था पेरिस समझौते का। ठीक है, तो आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे दोहराया है कि आप उसे रोकें। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी भी हम, उनका ये मानना है कि 1.3 डिग्री सेल्सियस हम पहले ही वृद्धि कर चुके हैं। ठीक है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस हम वृद्धि कर चुके हैं। इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कीजिए, इससे होने वाले नुकसान को कम कीजिए, उसे रोको, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करो। ठीक है, तो यह था अंतर्राष्ट्रीय के न्यायालय के कुछ जो विशेषताएं थी वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो क्लॉज था कि पालन ना करने पर दंड का प्रावधान हो, तो अनुपालन ना करने पर ऐसा है कि उन्होंने जो टैगलाइन जो बोला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, वो कहा है कि अगर कोई राज्य इन दायित्वों को पूरा नहीं करते या फिर अपनी कमजोरी दिखाते हैं, गलत आचरण उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो गारंटी देंगे कि ऐसी उसकी रिपीटेशन नहीं होगा इन चीज़ों का, ठीक है, और उन्हें उसका मुआवजा या क्षतिपूर्ति देनी भी पड़ सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका जैसे देश क्या कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश पेरिस समझौते से बाहर आ चुके हैं। पहले आप सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब द ग्रेट, है ना, द ग्रेट लीडर ऑफ द ग्रेट कंट्री। और उसी तरह से रूस जैसे देश भी जो उत्सर्जन कटौती
जो अनिवार्य उत्सर्जन कटौती थी, जो पेरिस समझौते का प्रावधान था, उसके विरोध, उससे संबंधित विरोध जता चुके हैं। बट जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय अभी आई है, पहले क्या था, पहले एक मॉरल ऑब्लिगेशन था, ठीक है आप कीजिए, अन्याय हो रहा है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बोला है, तो इससे कहीं ना कहीं इन देशों पर दबाव बढ़ेगा, और भी जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको अपना जो उत्सर्जन है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए दबाव उनके ऊपर बनेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि आईसीजे क्या है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या बकवास है, क्या कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आईसीजे को समझ लीजिए कि भाई इसने निर्णय दे दिया। अब ऐसा भी कोई न्यायालय क्या, ऐसा भी कोई न्यायालय क्या जो देशों को ऑर्डर दे रहा है, देशों को राय दे रहा है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ा था, जी हाँ। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कब स्थापित किया गया था बेटा, ये स्थापित किया गया था 1945 में, यह स्थापित किया गया था 1945 में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, ठीक है, यह यूएन की एक बॉडी है, और यह न्यायिक व्यवस्था देखती है, यानी कि यह न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, इसका हेडक्वार्टर रहेगा हमारा द हेग में। कहां पे, द हेग, द हेग कहां पे है, द हेग, ठीक है, ये द हेग में है। और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड में, ठीक, द हेग। बिल्डिंग का नाम भी मैं बता सकता हूं, चाहो तो आप लिख लीजिए, ठीक है, बट इतना नहीं आता है। द हेग आप याद रखेंगे। बिल्डिंग का नाम है द पीस पैलेस, द हेग में, कहां पे, पीस पैलेस, हिंदी में लिखता हूं, द पीस पैलेस, ठीक है, नाम की तरह ही महान, द पीस पैलेस। हम दुनिया में शांति लाने के लिए ही हमको पैदा किया गया था। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही, तो ऐसे वाला टाइटल इनका है ये, है ना, मजा का पार्ट, मजा का पार्ट, पीस पैलेस बिल्डिंग का नाम है जिसमें इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। मुख्य कार्य क्या है इनका, देशों के बीच कोई विवाद को सॉल्व करना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो ये देशों के दो पार्टी रहेंगी, तो देश पार्टीज बनेंगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति पार्टी नहीं बनेगा कि एक व्यक्ति कोमल हो गया, दूसरे व्यक्ति कोई और हो गया, नहीं, यहाँ पे एक इंडिया होगा, दूसरा पाकिस्तान होगा, ठीक है, एक चाइना होगा, एक पाकिस्तान होगा, ऐसे ही दो पार्टीज होंगी तो दो देश होंगे, ठीक है। तो दो देशों के बीच कोई भी विवाद का इश्यू बनता है तो कौन सॉल्व करेगा, आईसीजे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, क्लियर पॉइंट, क्लियर। दूसरा, यह यूएन को सलाह दे सकता है, यानी कि सलाहकारी बॉडी के रूप में कार्य करता है, ठीक, क्लियर पॉइंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसकी, अगर मैं कमजोरी बताऊं, कमजोरी क्या है यार, जब सब कुछ इतना है तो ये काम क्यों नहीं करता, कभी सुना तो है नहीं इसके बारे में सर, है ना, क्योंकि इसमें यह जब ही अपनी यह सलाह कब देता है, जब सलाह देता है जब राज्य से कहें कि सर हम आपके साथ में आए हैं, आप हमारा फैसला कीजिए, है ना, तो उससे पहले ये नहीं जाते हैं, यानी कि यह खुद ही अनुरोध कर रहा, राज्य अगर अनुरोध करते हैं कि सर मामले की सुनवाई कीजिए, तभी ये सुनवाई करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर संरचना की बात करें हम, इसमें क्या क्या होता है, संरचना की बात करें तो इसमें जज चुने जाते हैं, ठीक है, कितने, 15, कितने चुने जाते हैं बेटा, इसमें 15 जज चुने जाते हैं, 15 जज चुने जाते हैं, और कार्यकाल होता है एक जज का 9 वर्ष, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। कहाँ चुने जाते हैं, तो जो जज होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर इन सदस्यों को चुनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके देश का कोई जज वहां पे है तो वह आपका प्रतिनिधि होगा, नहीं, वहां पर वह जज एक स्वतंत्र न्यायाधीश होता है, वह किसी भी सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता है। यानी कि आप इस तरह समझते हैं कि यह विश्व का एक न्यायालय है जो विश्व के केस सुनता है, और वहां पर बैठने वाले जज किसी भी देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई भारत का जज है, ठीक है, जैसे कुछ समय पहले दलवीर सिंह सुहाग करके थे, अभी मेरे को कंफर्म पता नहीं है, थे वैसे वो, ठीक है, अभी उनका कार्यकाल शायद हो खत्म नहीं हुआ होगा, अभी शायद है ना, तो वह अब भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक इंटरनेशनल जज के रूप में है, राइट, क्लियर पॉइंट। चलो सदस्य कितने हैं, 193 लोग, 193 देश इस संस्था को मान्यता देते हैं। तो आप इसकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को समझ सकते हैं, उसका महत्व समझ सकते हैं। 193 देश इसको मान्यता देते हैं और अपना संयुक्त न्यायालय इसको मानते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज, चिकनगुनिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी महामारी फैलने का खतरा है और इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। यानी कि भाई मेरे WHO ने घोषणा कर दी है, क्या चेतावनी वार्निंग दे दी है कि चिकनगुनिया की एक, ठीक है, चिकनगुनिया की एक क्या आने वाली लहर आने वाली है महामारी की, उसके लिए कार्रवाई कीजिए तत्काल। ठीक है, वार्निंग आ गई है। ठीक है, चिकनगुनिया कैसे होता है? चिकनगुनिया एक वायरस से होता है और यह वायरस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। कौन सा मच्छर है? एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर जो कि मादा मच्छर द्वारा इसे फैलता है। यह वही मच्छर है जिसे डेंगू होता है, यह वही मच्छर जिसे जीका वायरस भी फैलता है। तो हम चिकनगुनिया की बात करें तो यह वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। साफ लिखता हूँ भाई, गंदी सी राइटिंग आ रही है। वायरस द्वारा फैलता है। मादा मच्छर एंडीज, यह वही मच्छर है जिससे जीका और डेंगू होते। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? क्लियर। तो भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? तो भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्या क्या? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग। ठीक है, राष्ट्रीय जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है साहब, तो ये चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। बेटा वेक्टर रोग क्या होते हैं? वेक्टर रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो किसी कैरियर के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेक्टर जनित रोग। जैसे कि सपोज कीजिए कोई डेंगू है, सॉरी डेंगू नहीं, मच्छर है, एंडीज मच्छर, एक संक्रमित व्यक्ति को उसने काटा और वही मच्छर जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो डेंगू हो जाता है। तो क्या हो गया? तो बेटा ये जो मच्छर था ये कैरियर के रूप में काम कर रहा है, उसे फैलने के रूप में। इस तरीके से आप मक्खी को समझ सकते हैं, मक्खी। ठीक है, तो ऐसे जो कैरियर्स के द्वारा बीमारी फैलाई जाती है, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस हो गया, इन ऐसे जो बीमारियों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है साहब, आपको पता चल गया चिकनगुनिया किससे होता है। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित कोई विशिष्ट स्पेशल एंटीवायरल दवा नहीं है। ठीक है साहब, चिकनगुनिया संबंधित, इससे संबंधित कोई, मतलब स्पेशल कोई इसके लिए बेटा, मतलब चिकनगुनिया के लिए विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है? आगे लास्ट न्यूज हमारा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या है बेटा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें क्या है? हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितना हो गया बेटा? 85 से 24 में, और अब हो गया 77, 25 में बढ़ गई है। यानी कि अब भारत के नागरिक 59 गंतव्य की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है साहब, तो यह रिपोर्ट क्या दिखाती है? इस रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि आपका पासपोर्ट बिना वीजा के कितने गंतव्य स्थान, कितने जगह आप विजिट कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ये ऑफिशियल रैंकिंग होती है। ये किस बेस पर होती है? ये होती है बेटा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ, IATA, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ। ठीक है, ये हम कवर भी कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। और इस रैंक में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसका आया है? चलो बताओगे कोई? फर्स्ट रैंक आया बेटा सिंगापुर का, आप ये याद रख लेना, सिंगापुर फर्स्ट रैंक आया है, नंबर 1। भारत का अब हम 59 गंतव्य स्थान यानी 59 देशों में हम विजिट कर सकते हैं अब। ठीक है, बिना वीजा के, जो हमारी सुधरी हुई रैंक को दिखाता है। ठीक है, 2024 में 85 थे, अभी कितना हो गया? 77। क्लियर। और यह किस डेटाबेस होती है? यह IATA के डेटाबेस होती है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एविएशन ट्रैफिक अथॉरिटी। ठीक है, आइए अब थोड़ा जान लेते हैं। अरे लास्ट हो गया,
थोड़ा जान लेते हैं, एक बारी समझ लीजिए। IATA के बारे में जानते हैं। IATA क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है, एक अलायंस है, एक एसोसिएशन है, एक अथॉरिटी, आप समझ लीजिए, जो कि क्या है? एक व्यापार संघ है। इसमें ये क्या करते हैं? यह लगभग 350 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जो लगभग पूरे हवाई यातायात का, पूरे हवाई ट्रैफिक का पूरे का 80% से अधिक का कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करें वहीं IATA स्थापित कब हुआ था? वैसे तो हम कवर कर चुके हैं पहले ही। स्थापित कब हुआ था? 1945 में स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे बताइए जरा? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हवाना में। कहाँ पे? हवाना में। आप लिख लीजिए जिनको लिखना है, कवर कर चुका हूँ पीछे भी, इसे थोड़ा जल्दी में कर दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हवाना में स्थापित हुआ था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हवाना में बेटा स्थापित हुआ था, ये हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर तो इसका मोन्ट्रियल में है। हवाना में स्थापित, हवाना में स्थापित हुआ था, है ना। मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। साफ साफ लिखता हूँ, जल्दी किसकी हो रही है मुझे को, 2 मिनट और लग जाएंगे। मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है साहब, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और यह जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको स्थापित किया गया 1945 ईस्वी में, क्यूबा में, हवाना में, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।